भारतीय संस्कृति के निर्माताओं में अनन्यतम, विश्व के दर्शन पटल में श्रेष्ठतम दर्शन के प्रस्तावक, भारतीय राष्ट्रीयता के संस्थापक, भारतीय विद्याओं में भाषा विज्ञान, व्याकरण सहित विविध विद्यावितानों को अनन्यतम योगदान देने वाले आदि शंकर का जन्मदिन है आज। एक मान्यता कीथ के बाद से यह बन पड़ी है कि उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। यह 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था, इसके प्रमाण क्या हैं इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं करता है। कहां से यह तिथि आई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि इस आरोपित मान्यता पर आज कोई विशेष चर्चा न करते हुए उनके योगदान की चर्चा करूंगा। भारतीय दर्शन में उनके योगदान की चर्चा के साथ भारत की सभ्यताओं की जो विविध श्रृंखलाएं हैं उन सब की निर्मित में सो आदिशंकर का योगदान है उसकी चर्चा करूंगा। कोविड-19 न्यू कोरोना वायरस की महामारी और इस महामारी के जो परिणाम संभावित हैं उन परिणामों के आलोक में भारतीय दर्शन की क्या स्थिति बन सकती है इसकी चर्चा करूंगा। ये सब एक साथ चर्चा करने की इसलिए सोचा है कि आज देश में दर्शन के अध्येता, अध्यापक, छात्र भारतीय दार्शनिक दिवस के रूप में आदिशंकर के जन्मदिन को आयोजित कर रहे हैं। लेकिन यदि भारतीय दर्शन का केवल ऐतिहासिक महत्व है, यह केवल प्राचीन भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का गौरवगान है, तो इसको लंबे समय तक ढोकर के नहीं चला जा सकता है। दर्शन तो वही है जो प्रासंगिक है। अप्रासंगिक अन्यथा प्रयोजन निरपेक्ष दर्शन को भारत के अंदर दर्शन नहीं माना गया है। भारतीय दर्शन के संबंध में एक स्पष्ट बात है कि शायद दुनिया की सभी दार्शनिक विचार सरणियों में भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा अत्यंत विशिष्ट इसलिए है कि दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के पूर्व प्रत्येक सिद्धांतकार को इसके प्रयोजन का अभिकथन करना पड़ता है। यदि प्रयोजन नहीं है तो दार्शनिक चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि प्रयोजन न देख करके किसी कार्य में कोई मूर्ख भी नहीं प्रवृत्त होता है, तो दार्शनिक अध्ययन करने वाला तो बुद्धिमान होता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति, विशिष्ट चिंतन करने वाला व्यक्ति, बौद्धिक व्यायाम अगर दर्शन को माना जाए पश्चिमी दृष्टिकोण को आधार मानते हुए, तो अत्यंत उच्चतर बौद्धिक व्यायाम करने वाला व्यक्ति निष्प्रयोजन नहीं करेगा। अतः आज जब सभ्यताओं के सामने संकट है, 300-400 वर्षों में दुनिया ने जिस प्रकार की सभ्यता की विनिर्मित की है, उस सभ्यता का सबसे भयावह दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन का इस
भयावह परिदृश्य से बाहर निकलने के बाद कोई प्रयोजन बनता है कि नहीं, इसकी चर्चा करूंगा। थोड़ी यह चर्चा करने की, थोड़ा यहाँ आकलन करने की कोशिश करूंगा कि कोरोना की महामारी के बाद की सभ्यता का आधार क्या होगा, किन अधिष्ठानों को लेकर के कोरोना के बाद की महामारी की सभ्यता बनेगी। इसमें 2-3 चीज़ों की याद करना चाहूँगा। सबसे पहले यह याद करना चाहूँगा कि सभ्यताओं का किस प्रकार से स्वरूप बदला है, इसको समझा जाए तो यह जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, यह मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और भारत में सिंधु नदी के इर्द गिर्द की जो नागर सभ्यता थी, वह नागर सभ्यता विशेष बात है कि वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो या सिंधु घाटी के इर्द गिर्द की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इस प्रकार के बड़े नगरों की भारतीय सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं नागर सभ्यता थी। और इन सभी नागर सभ्यताओं का खात्मा बाढ़ से नहीं हुआ, तूफान आ जाने से नहीं हुआ, और अब यह सिद्धांत भी खत्म हो चुका है कि कोई आर्य आए थे और उन्होंने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया था। अपितु आज इस पर एक सहमति बन गई है कि इन सभ्यताओं का खात्मा एक महामारी के द्वारा हुआ। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक सभ्यता, स्थापित सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अपने काल में विशिष्ट प्रकार की तकनीक से संपन्न सभ्यता, फ्लू या इस प्रकार की ही किसी अन्य महामारी से नष्ट हो गई। एक लंबी प्रक्रिया के बाद निर्मित हुआ रोमन साम्राज्य दूसरी शताब्दी में प्लेग के कारण से नष्ट हो गया। एक आकलन है 5 से 10 मिलियन लोग इसमें मारे गए। इसी प्रकार 6वीं शताब्दी के मध्य में 541 से लेकर के और 542 तो 2 वर्षों में यूरोप और पश्चिम एशिया में एक महामारी फैली और इस महामारी में 25 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन तक लोगों के खात्मे का अनुमान है। अर्थात पश्चिम एशिया और यूरोप की आधी आबादी उस महामारी में नष्ट हो गई। हम सब जानते हैं कि 6वीं शताब्दी के बाद दुनिया में सभ्यताओं ने एक नई करवट ली थी। दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी के तत्काल बाद से जो रोमन एम्पायर था, जो ग्रीक एम्पायर था, इन साम्राज्यों में भी सभ्यता ने करवट ली थी। इसकी भी चर्चा करें तो इसके पहले स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में जापान में आती है, जिसमें 20 लाख लोग, जो उस काल के जापान की 1/3 आबादी थी, वो खत्म हो गई थी। 1331 से लेकर के 1353 तक ब्लैक डेथ नाम की महामारी ने यूरोप की 60% आबादी नष्ट की थी। लगभग वही कालखंड है। 2 मिलियन लोग पर्सिया में पर्सियन प्लेग के कारण से मारे गए थे। भारत और चीन के संदर्भों में विचार करें तो दुनिया में एपेडेमिक का अध्ययन करने वाले, एपेडेमिक के इतिहास का अध्ययन करने वाले पहली बार एक व्यापक एपेडेमिक की जो भारतीय संदर्भों में चर्चा करते हैं वो 1855 से 1860 के बीच फैला हुआ है। और प्लेग सब जानते हैं, प्लेग यूरोप से आयातित रोग है भारत और चीन के अंतर्गत, और इसमें भारत और चीन में मिलाकर के 12 मिलियन लोग मारे गए थे।
1915 से 1926 के बीच जो स्पेनिश फ्लू फैला था उसमें लगभग 1.5 बिलियन लोग मारे गए थे। 1957 से 58 तक जो एशियन फ्लू फैला था उसमें लगभग 4 मिलियन लोग मारे गए थे। छोड़ दीजिए इन पुरानी बातों को। 17-18 में अमेरिका में इन्फ्लुएंजा फैला और 17-18 के वर्ष में 80,000 लोग केवल अमेरिका में मरे, इन्फ्लुएंजा से मरे। अभी तक का, कल तक का या आज सुबह तक का जो आंकड़ा है कोरोना से मरने वालों का वो 2,10,000 के करीब है। लेकिन ये संख्या, मरने वालों की संख्या इस बीमारी से, हो सकता है शायद दुनिया में अभी तक जितनी महामारियां फैली थी उन संख्या को पार कर जाए। अगर 10-20 लाख लोगों के मरने से, एक निश्चित क्षेत्र में लोगों के मरने से, सभ्यतागत कारणों से फैली हुई बीमारियों के मरने से सभ्यताओं में परिवर्तन हुआ है, तो कोरोना जिसने एक भय का वातावरण निर्मित किया है, पूरी दुनिया विश्वव्यापी भय निर्मित हुआ है। यह महामारी ही विश्वव्यापी नहीं है। यह सही बात है कि यह पहली बार ऐसी कोई महामारी आई है जो दुनिया के 200 देशों में फैली हुई है। सभी महाद्वीप जिस महामारी से आक्रांत हैं, लेकिन इस महामारी का जो भय है, इस महामारी के कारण से जो आशंका और संत्रास है, वो इससे बड़ा है। इसमें सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहता था कि यह महामारियों का फैलना यदि सभ्यतागत कारणों से न होता तो भारत के अंदर नागर सभ्यता की पहली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महामारियों का कोई इतिहास नहीं प्राप्त होता है। उसके पूर्व यदि बड़ी संख्या में लोगों को मरने का कोई इतिहास प्राप्त होता है तो सूखे के कारण से हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से हुआ, अर्थक्वेक के कारण से हुआ है। किंतु रोग से, बीमारी से, महामारी से भारत के इतिहास में पहली बार लाखों लोगों के मरने का उदाहरण 1855 में प्राप्त होता है। 1855 के इस उदाहरण को आधार बना करके 1855 और 1807 भारत में यूरोपीय मॉडल पर सभ्यता का विकास प्रारंभ हो गया था। 1857 वह समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटेन के क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया था और भारत के लोगों को जेंटलमैन बनाने जाने के प्रयास जारी थे। यही कारण है कि 1909 में गांधी हिंद स्वराज्य में जब भारतीय सभ्यता, स्वराज की सभ्यता, रामराज, इन संकल्पनाओं के आधार पर भारतीय सभ्यता की निर्मित की बात करते हैं, भारत के धर्म पर आधारित सभ्यता की निर्मित की बात करते हैं, तो गांधी कहते हैं कि ये अंग्रेजों की लाई हुई सभ्यता की जितनी पहचान है सब वापस जानी चाहिए। ये इनका इलाज वाला हॉस्पिटल जाना चाहिए और इनका कम्युनिकेशन वाला रेल जाना चाहिए, इनकी अदालतें जानी चाहिए, इनकी खेती जानी चाहिए, इनके उद्योग जाने चाहिए, इनका व्यापार का तरीका जाना चाहिए। ये उद्योग, और गांधी उस कालखंड में कहते हैं रेलगाड़ी तो इसलिए जानी चाहिए कि रेलगाड़ी बीमारी फैलाती है, महामारी फैलाती है। क्योंकि गांधी यूरोप में उस कालखंड में फैली हुई महामारियों से परिचित थे और किस प्रकार से कम्युनिकेशन के साधनों के साथ यूरोप में महामारियां फैली थी और लगातार हर 10-15 वर्षों बाद यूरोप में किसी न किसी राज्य में महामारियों के जो फैलने का दौर था, इससे गांधी परिचित थे। और 1855 से भारत के अंदर भी जो महामारियों के फैलने का दौर प्रारंभ होता है, हर 30-40 वर्षों के बाद किसी न किसी रूप में कोई विशिष्ट किस्म की महामारी चढ़ जमाती है। कभी प्लेग आता है, कभी कालरा आता है, कभी स्पेनिश प्लेग आता है, कभी इन्फ्लुएंजा ही एक बड़े महामारी के रूप में फैलता है, तो कभी स्मॉल पॉक्स से लोग मरते हैं, कभी उस देश में स्मॉल पॉक्स से लोग मरते हैं जिसने दुनिया को चेचक का टीका लगाना बताया था।
सभ्यता का परिवर्तन जब होता है तो कुछ चीजें बदलती हैं। एक तो यह पैमाना बदलता है कि वो सभ्य मनुष्य कौन है। पूर्णतः सामाजिक मनुष्य कौन सा है। समाज की रचना कैसे होगी, समाज में व्यक्तियों का एक दूसरे पर आश्रितता कैसे होगी, किसी समाज में समाज का और व्यक्ति का जीवन लक्ष्य क्या होगा, सामाजिक जीवन के प्रति, सामूहिक जीवन के प्रति व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होगा, अन्यों के प्रति व्यक्ति के नैतिक, धार्मिक और मानवीय कर्तव्य कौन से होंगे, प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता कौन सा होगा, प्रकृति में मनुष्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार कितना है। इन प्रश्नों पर विचार किए बिना जो सभ्यता खड़ी है वही सभ्यता आधुनिक सभ्यता है। पूरी सभ्यता का अगर 400 वर्षों के विकास का मॉडल स्वीकार करेंगे तो ध्यान में आएगा हिट एंड ट्रायल की सभ्यता है, पूर्णतः अवैज्ञानिकता की सभ्यता है, जीवन पद्धति में लगातार प्रयोग और असफल प्रयोगों को बेहयाई के साथ अस्वीकार करने वाली सभ्यता है। मैं गांधी जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं आज इस सभ्यता के संबंध में, जब मैं चर्चा कर रहा हूं कि यह सभ्यता वस्तुतः दानवी सभ्यता है, राक्षसी सभ्यता है। इस सभ्यता में राजनीति हो चाहे चिकित्सा, यह मनुष्य को मार करके विकसित होता है। आज कोरोना को लेकर के विविध प्रकार की चर्चाएं हैं, यह मनुष्यकृत है या प्राकृतिक है। देखिए, यह सामान्य रूप से कारखाने में मनुष्य ने न बनाया हो, लेबोरेटरी में मनुष्य ने न बनाया हो, लेकिन यह मनुष्यकृत है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य ने जो जीवन पद्धति निर्मित की है पिछले 200 वर्षों से, प्रकृति में जिस प्रकार से हस्तक्षेप प्रारंभ किया है, स्वाभाविक प्राकृतिक स्थितियों को जिस प्रकार से बदला है, अपनी सुविधा के अनुसार जिस प्रकार से शोषण किया है, उसकी एक स्वाभाविक परिणति है। गांधी इन खतरों से आगाह थे, आधुनिकता के इन खतरों से आगाह थे, और बार बार कह रहे थे यूरोप से गजब की हवा भारत के अंदर आ रही है। यह हवा जैसे जैसे भारत में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भारत में जहर बढ़ता जाएगा। यह हवा जैसे जैसे भारत में तेज आंधी का रूप लेगी, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी और अंततः भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन गांधी जब यह बात कर रहे हैं तो केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जब यह बात कर रहे हैं तो वह संपूर्ण विश्व के लिए वैकल्पिक सभ्यता देने की बात कर रहे हैं। इस सभ्यता के बारे में उनका मानना है कि सर्वत्र हिंसा पर आधारित है। इसमें सिर्फ मनुष्य को शोषण नहीं मानता, मनुष्य पशुओं के साथ हिंसा करता है, मनुष्य प्रकृति के साथ हिंसा करता है, मनुष्य के साथ हिंसा करता है, एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह के साथ हिंसा करता है, एक जातीय राज व्यवस्था दूसरी राज व्यवस्था का कत्लो गारत करती है। अर्थात मूलतः यह दूसरों के खात्मे और शोषण पर आधारित सभ्यता है। इसी का परिणाम है कोरोना के इस भयावह वातावरण में भी। कोरोना से बच गए, कोरोना से उबर गए, देश कोरोना के कालखंड में भी जब मानवता मर रही है, मानव जाति के अस्तित्व का संकट खड़ा है, तब भी व्यापार कर रहे हैं, तब भी घटिया सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं। चिकित्सा के घटिया उपकरण देना, मनुष्य की रक्षा के घटिया उपकरण देना, नकली दवाइयां देना, ये इस सभ्यता का परिणाम है। अगर यह इस सभ्यता का परिणाम है तो कोरोना के बाद इस सभ्यता के बारे में मनुष्य जाति को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा और राजसत्ताओं को ही विचार करना पड़ेगा। दुनिया के महान देशों की, मजबूत महान देशों की, जिन्होंने सामरिक ताकत के आधार पर विश्व विजय कर रखा है, हमने ऐसा सपना सजा रखा था, ऐसा मुगालता पाल रखा था, वो राष्ट्र सर्वनाश के मुहाने पर खड़े हैं।
मर रहे लोगों की लाश की गिनती करना और उनको अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर पाना भी भारी पड़ रहा है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों की परिस्थितियां क्या हुई हैं कि पड़ोस में मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाने वाला पड़ोसी नहीं मिल रहा है। तो जब यह बीमारी जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, अब कितनी कीमत लेकर के जाएगी इसका विचार इसी पर करना पड़ेगा। 15वीं 16वीं शताब्दी में यदि 20-25 लाख लोग जाते हैं, 5वीं शताब्दी में 60% यूरोप की आबादी जाती है। यदि 15वीं 16वीं शताब्दी में 12 मिलियन लोग चीन में जाते हैं, यदि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत और चीन में मिला करके 12 मिलियन लोग जाते हैं, 120 लाख लोग जाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग जाते हैं। तो अभी कोरोना ने भय बड़ा पैदा किया है, नुकसान उतना नहीं किया। लेकिन एक बात पक्की है कि शायद दुनिया इतने लंबे समय तक के लिए कभी नहीं थमी थी। दुनिया इस आशंका में जी रही थी कि 2035 के बाद इस देश की, दुनिया की लिए पेट्रोल होगा कि नहीं, धरती की कोख में खनिज तेल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पेट्रोल नहीं होगा तो यह सभ्यता नष्ट होगी। वस्तुतः इस प्रकार के अभावों के द्वारा कोई सभ्यता नष्ट नहीं हुई। सभ्यता हमेशा नष्ट हुई है मनुष्य की अपनी जीवन शैली, जीवन प्रणाली, जीवन दर्शन को प्रकृति विरुद्ध अस्वाभाविक रूप से निर्मित करने के कारण से। फिर मुझे गांधी याद आते हैं। गांधी इसलिए याद आते हैं कि गांधी वो व्यक्ति हैं जो भारतीय दर्शन का जो सार है, भारतीय दर्शन का सार सभ्यता की दृष्टि से राम राज्य का सार है। राम राज्य का सार यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त मानव समाज की व्यवस्था, मानव समाज की निर्मिति, यानी एक ऐसी सभ्यता जिसमें न मनुष्य को देहजन्य दुख होंगे, न भूतजन्य दुख होंगे और न दिवजन्य दुख होंगे, दिशाओं से उत्पन्न होने वाले दुख होंगे। इस प्रकार के दुख की सभ्यता गांधी सपने में नहीं सोच रहे थे, हवा में नहीं सोच रहे थे। हवा में तो कल्पना हो भी नहीं सकती है, उसके लिए कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई प्रत्यय मानव जाति के ज्ञान के इतिहास में जब होता है तो उसी के आधार पर होता है। और भारत की ज्ञान परंपरा में इस प्रकार की सभ्यता के अनेकों उदाहरण प्राप्त हैं। इन उदाहरणों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि दुनिया में मानव सभ्यता को जो सबसे पुराने ग्रंथ पाए जाते हैं वो शांति की बात करते हैं। वो देव शांति की, देवलोक की शांति की बात करते हैं, वो अंतरिक्ष की बात, शांति की बात करते हैं। कहते हैं आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पति शांति। यतो यतः समीयसे ततो नो भद्रम। चारों दिशाओं में भद्र की बात करते हैं। भद्र यानी कल्याण, भद्र यानी सौम्यता, भद्र यानी यथावत होना, भद्र यानी सामंजस्यपूर्ण होना। एक ऐसी जीवन प्रणाली की कल्पना करते हैं जिसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। मनुष्य का न तो मानसिक स्तर पर कोई विक्षोभ होगा मनुष्य को, न तो दैहिक स्तर पर होगा, और न तो उसके परिवेश के कारण, उसके समाज के कारण, उसके पड़ोस के कारण से होगा, और न तो राज्यों और राष्ट्रों के आंतरिक संबंधों के कारण किसी किस्म का विक्षोभ उत्पन्न होगा। इस प्रकार की सामंजस्य युक्त, इस प्रकार की समरसता युक्त सभ्यता की कल्पना और उस सभ्यता की निर्मित के लिए समाज का, राज्य का अंतिम व्यक्ति हो या सर्वोच्च व्यक्ति, प्रभुसत्ता संपन्न राजा सबको धर्मदंडाधीन रखने की व्यवस्था की सभ्यता की बात गांधी करते हैं। इसलिए गांधी उस सभ्यता की कल्पना करते हुए कहते हैं, कुछ लोगों को ये लगेगा कि यूटोपिया है, लेकिन अंततः दुनिया को इसी रास्ते आना होगा।
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और उस कालखंड के स्पेनिश प्लेग के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ लगा हुआ पूरी दुनिया में फैली हुई फिर प्लेग और कॉलरा की महामारी, इन दोनों के साथ हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोट के बाद पूरी दुनिया मनुष्यकृत सभ्यता, विज्ञान और तकनीक को नियंत्रित करते हुए शांतिमय बनाने के रास्ते तलाश रही थी। लेकिन ये शांतिमय बनाने के रास्ते जो तलाशे जा रहे थे वो अशांति के उपकरणों से तलाशे जा रहे थे। वो विश्व व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके ताकत के आधार पर उसको पुनर्योजित करके निर्मित करने की कोशिश कर रहे थे। अंततः सभी प्रकार के विक्षोभ दिखाई देते हैं। प्राकृतिक विक्षोभों की चर्चा करें तो ये पिछले 50 वर्ष दुनिया भर में विविध तूफानों के 50 वर्ष हैं। इतनी बड़ी संख्या में धरती पर तूफान कभी नहीं आए थे। हर दूसरे तीसरे वर्ष महामारी का दौर आया है। नज़ला, जुखाम जैसी, फ्लू और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी लाइलाज बीमारी के रूप में उभर करके आती है। जीवन प्रणाली के संकटों के कारण से एड्स जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बहाना होता कभी बंदर से आया है तो कभी चमगादड़ से आया है। ये बंदर और चमगादड़ क्या मानवीय सभ्यता में ये 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में पहली बार मनुष्य के साथ संपर्क में आए हैं। नागर सभ्यता का जैसे जैसे विकास हो जाता है उस प्रकार से जंगल के पशु पक्षियों से मनुष्य की दूरी होती जाती है। मजेदार बात यह है कि महामारी ने सभ्यताओं का विकास का विनाश जिन जिन सभ्यताओं का इतिहास में किया है मानव जाति के, वो सब नगरीय सभ्यताएं थी। ग्राम्य सभ्यता, कृषि पर आधारित सभ्यता, स्वाश्रित ग्राम की सभ्यताएं किसी महामारी के द्वारा नष्ट हुई हैं। इसका मानव जाति के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। यही कारण है कि राम राज्य को स्वाश्रित ग्राम के आधार पर गांधी समझने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि वेद बार बार हमारी कृषि पुष्ट हो, हमारे बैल पुष्ट हो, हमारे पशु पुष्ट हो, हमारी खेती पुष्ट हो, ये धरती फसल उगाने वाली बने, ये धरती हमारा पोषण करने वाली बने, नदियां पवित्र हो, जलाशय पवित्र हो, हवा सुगंधित और स्वच्छ हो, इसकी प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मानव जाति के इतिहास का लेखन है। और ये दृष्टि कहाँ से आती है? इस दृष्टि की निर्मित कोई भी सभ्यता बिना अपने दार्शनिक अधिष्ठान के नहीं होती है। यूरोप की जो पूरी सभ्यता निर्मित है, इस सभ्यता के पीछे 3 दार्शनिक दृष्टियां हैं। उन 3 दार्शनिक दृष्टियों को समझे बिना, उन 3 दार्शनिक दृष्टियों के आधार पर 3 प्रकार की वैज्ञानिक विधाएं जो निर्मित होती हैं, उनको जाने बिना हम यूरोप की इस सभ्यता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। और इन तीनों को मिला करके होता है। वो है आर्किमिडीज पहली बार यंत्र को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यंत्र मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस धरती की यांत्रिक व्याख्या हो सकती है और ये संपूर्ण एक ब्रह्मांड एक यांत्रिक रचना है, इस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। एक बड़े चमचे से पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में उठा लेने का आर्किमिडीज का दावा पहली बार मनुष्य के प्रकृति पर विजेता भाव को बनाता है। इसके विपरीत उस कालखंड में भारत में जो संस्कृति प्रचलित है उसमें वह प्रकृति को जीतता नहीं है, प्रकृति का सहचर हो जाता है, प्रकृति के साथ जीवन जीता है। तब पेड़ पौधे नदियां मनुष्य जितना मांगता है वो उसे देती है, उसके जरूरत के हिसाब से देती है। ये मेटाफर तो जरूर है,
लेकिन इस मेटाफर का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि दोहन की जो मनुष्य की व्यवस्था है वो प्राकृतिक व्यवस्था है, और प्रकृति पर यंत्रों का प्रयोग करके प्राकृत का शोषण करने की व्यवस्था यह दानवी व्यवस्था है। यंत्र पर आधारित समाज की निर्मित यह दानवी व्यवस्था है। इस कारण से भारतीय दर्शनों ने एक स्वर उनका बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ अध्यात्म की शिक्षा देने वाले दर्शन नहीं है, सिर्फ संन्यास की शिक्षा देने वाले दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन वस्तुतः ज्ञान की शिक्षा देने वाले हैं, और ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं है, ज्ञान तो 4 प्रकार का है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के ज्ञान के ज्ञानानुशासनों की आवश्यकता है, और इन सब का समवेत मिलकर के ज्ञान बनता है। इसलिए धर्मशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, कामशास्त्र भी है और मोक्ष शास्त्र भी है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आचरण की प्रणाली होती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पॉलिटी है, अर्थशास्त्र के अंदर व्यापार की व्यवस्थाएं, अर्थ के शास्त्र के अंदर वार्ता का सिद्धांत है, काम शास्त्र के अंतर्गत साहित्य, संगीत, कला, ललित कलाएं, नाट्य इत्यादि मनुष्य का रंजन करने वाली, लोक के रंजन करने वाली विद्याएं हैं, और इन सब का सम्यक सेवन करते हुए मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो, इनके उपभोक्ता के रूप में इनके साथ वो बंध करके न रह जाए, अपितु उनका सम्यक सेवन करते हुए इनसे परे जाकर के विचार कर सके, इसकी व्यवस्था के रूप में मोक्ष शास्त्र से, जिन्हें उपनिषदों के संबंध में समझा गया, जिनको वेदांत के रूप में समझा गया। तो ज्ञानानुशासनों का प्रारंभ ज्ञानों में इसको समग्रता की दृष्टि से देखने के साथ होता है, रेजिमेंटल अप्रोच में नहीं होता है। भारतीय दर्शनों की चर्चा करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, अब फिर चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय दृष्टि से दर्शन और ज्ञान एक ही है, ज्ञान और दर्शन में भेद नहीं है। पंचसिख के वचन को उद्धृत करते हुए योग सूत्र के व्यास भाष्यकार बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, एको ही दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। दर्शन एक ही है, ख्याति ही दर्शन है, ज्ञान ही दर्शन है, जानना ही दर्शन है। जानना देखना नहीं है, जानना दर्शन देखना नहीं है, दर्शन जानना है। जानने में देखना समाहित होता है, और जानना देखने से परे होता है। देखना मन तत्व के रूप में देखना, मूल रूप में देखना, समग्रता में देखना, सर्वमयता में देखना, एकांगिकता में देखना नहीं है। दर्शन सर्वमयता में, संपूर्णता में, समग्रता में देखना है। औद्योगिक क्रांति के बाद की विकसित हुई सभ्यता टुकड़े टुकड़े में देखती है, बांट बांट करके देखती है, मनुष्य को समग्रता में नहीं देखती है। तो आने वाले दिनों में मैं जिस सभ्यता की कल्पना कर पा रहा हूं, वो सभ्यता वस्तुतः एक बार फिर सर्वमयता में देखने की सभ्यता के रूप में आएगा। एक बार फिर नागर सभ्यता का निषेध करती हुई प्रकृति के यथासंभव नजदीक जाकर के ग्राम्य सभ्यता के रूप में आएगा। एक बार फिर कृषि आधारित सभ्यता के रूप में आएगा। एक बार फिर काल की गति को तेज करने की जो सभ्यता है, हम शब्द की गति से चलेंगे, साउंड की स्पीड से चलेंगे, और लगातार कोशिश करेंगे कि हम लाइट की स्पीड तक जाने वाले व्यक्ति हो जाएं, तो काल और देश इनके कॉन्टिन्यूम से ही संसार बनता है। जितना तेज चलने की गति होगी, यह संसार उतनी ही तेजी से नष्ट भी होगा, क्योंकि स्पेस और टाइम इस कॉन्टिन्यूम के अतिरिक्त संसार को बनाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइंस्टीन ने भी इसको मान लिया कि स्पेस और टाइम यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम की थ्योरी ब्लैक होल के आने के बाद भी यह बात प्रमाणित हो गई है। इसलिए काल का विस्तार करने की जो सभ्यता आएगी, काल का संकोच करने के स्थान पर काल का जो विस्तार करने की सभ्यता आएगी, जब काल का विस्तार करेगी तो देश का विस्तार होगा। काल और देश का जब विस्तार होगा तो प्रकृति के प्रति जो आक्रामक दृष्टि है वह कमजोर होती है। विस्तृत प्रकृति में
उदात्त भाव की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण भारतीय दर्शन जगत का विचार करते हुए प्रकृति में जो उदात्त स्वरूप देख रहे हैं, जो विराट स्वरूप देख रहे हैं, उसको उसके इसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। प्रकृति को प्रतिक्रिया स्वरूप अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए, अपनी सब्लिमिटी को दिखाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के रूप में पर्यवसित नहीं होना पड़ता है। इसलिए मैं सभ्यता देख रहा हूं, एक दृष्टि देख रहा हूं जिसमें व्यक्ति से संबंधों का विकास होगा, जो वर्चुअल वर्ल्ड से वापस आएगा। क्योंकि यह सभ्यता चलती रही तो मनुष्य की निर्मित किस रूप में होने वाली है। किसी बीमारी से बचने के लिए मनुष्य को तमाम तरह के ऐसे सेंसर से युक्त तमाम बैंड पहन करके घूमना पड़ेगा, जिससे किसी प्रकार के वायरस में संपर्क में आने के साथ ही सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत उसकी सूचना पहुंच जाए और उसको अलार्मिंग हो जाए, उसको बचाने की व्यवस्था राज्य करे। अभी एक ऐसी सभ्यता निर्मित हुई है जिसमें मनुष्य को बचाने के लिए, महामारियों से बचाने के लिए मनुष्य सामने नहीं आ रहा है, अपितु राज्य सामने आ रहा है। राज्य की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अगर राज्य की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो राज्य मनुष्य को उसी प्रकार पशु के रूप में बंधनों में रखने के लिए बाध्य होता है। लॉकडाउन इज अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आखिर अंततः राज्य को आपको बचाना है, इसलिए आपको आपके घरों में कैद करने के लिए बाध्य होना पड़ा, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो आने वाले दिनों में इस वायरसों से आपको बचाया जा सके, इसके लिए आपको तमाम प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट्स को लाद करके दुनिया में घूमना पड़ेगा, जिससे आप किसी भी वायरस के, किसी भी बैक्टीरिया के, किसी भी इन्फेक्शन के शिकार होते हैं तो एक अलार्म राज्य के अपने सुपर कंप्यूटर ब्रेन में बजे और किस नागरिक के साथ ऐसा हुआ है उसको पता चल सके और उसको बचाने के यत्न कर सके। इस प्रकार के रोबोटिक समाज की निर्मित की सभ्यता चलेगी क्या? इस प्रकार की सभ्यता मानवीय सभ्यता होगी क्या? संवेदनाओं की सभ्यता होगी क्या? क्यों वो मशीनीकरण की सभ्यता होगी? गांधी इस प्रकार के मशीनीकरण की, मनुष्य के ऊपर मशीन के शासन की संभावनाओं को देखते हुए इस बात को कह रहे हैं। और यह बात भारतीय परंपरा में बार बार कही गई कि हमें यंत्र का गुलाम नहीं होना है। यंत्र का गुलाम होने के बाद रावण की सभ्यता निर्मित होती है, राक्षसी सभ्यता निर्मित होती है। अपितु दर्शन का कार्य मनुष्य को संवेदनशील, जागृत और अन्यों के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति बनाना है। अब उस सभ्यता का विचार करें जो गांव में पनपी थी, वो चाहे यूरोप के गांव में, यूरोप ने अपने गांव नष्ट कर दिए तो जैसे जैसे वो गांव नष्ट करते गए वैसे वैसे उनकी यहाँ महामारियाँ फैलती गई। भारत ने जैसे जैसे गांवों को नष्ट करना प्रारंभ किया और गांवों को तोड़ करके नगरों का विस्तार करते रहे, वैसे वैसे उनके यहाँ या भारत के अंदर भी महामारियाँ फैलती रहीं। जिन देशों का नगरीकरण जितना ज़्यादा हुआ है, वो देश अस्तित्व के लिए उतना ही ज़्यादा आज संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका का विचार कर लें, उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके कुछ राज्य कृषि पर आधारित हैं, कुछ राज्य उद्योग पर आधारित हैं, कुछ राज्य केवल ट्रेडिंग पर आधारित हैं। न्यूयॉर्क का जो राज्य है, राज्य ट्रेडिंग और उद्योग पर आधारित राज्य है, इसलिए न्यूयॉर्क में सर्वाधिक खराब स्थिति है। चीन का विचार करते यूहान जो उनकी ट्रेडिंग और उनके उद्योग का एक बड़ा केंद्र था, उस बड़े केंद्र की स्थिति खराब हुई। रोम की स्थिति खराब है। लंदन संकट से गुजर रहा है। पेरिस के समक्ष चुनौतियां हैं। भारत का विचार करें तो दिल्ली और मुंबई सफर कर रही है। चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे नगर अस्तित्व के संकट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में, इस नगरीकरण की प्रक्रिया को, मनुष्य को प्रकृति से दूर करना, मनुष्य को स्वाभाविक प्राकृत यथावत मनुष्य बनाए रखने की सभ्यता का कोई दोष नहीं है? इस दोष का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए क्या? इस दोष का मूल्यांकन राजसत्ताओं के द्वारा नहीं हो सकता। राजसत्ताओं की
अपना जो दायित्व है दिए गए नागरिकों को इसी सभ्यता के अंदर उन्हें सुसंस्कारित रखते हुए, सांस्कृत रखते हुए सुखमय जीवन देना है। सभ्यताओं की निर्मित हमेशा दार्शनिक विचारों की कोख से होती है। यदि ग्रीक सभ्यता की निर्मित एक दार्शनिक दृष्टि के साथ हो रही है, सोक्रेटिस की दार्शनिक दृष्टि के साथ हो रही है, एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी के साथ हो रही है, यदि चर्च के महान साम्राज्य की, यूरोप में सर्वत्र फैले हुए चर्च के महान साम्राज्य की निर्मित एक थियोलॉजिकल फिलॉसफी के आधार पर हो रही है, यदि पश्चिम एशिया में फैले हुए इस्लामी राज्यों की सभ्यता का विकास एक इस्लामी दर्शन के आधार पर हो रहा है, भारत के अंदर विविध कालखंडों की विविध सभ्यताओं की निर्मित कभी वैदिक दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर, कभी बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर, कभी शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हो रही है, तो आधुनिक यूरोप से जो आधुनिकता और पुनर्जागरण की सभ्यता निर्मित हुई, जिसे आधुनिक सभ्यता के रूप में, जिसे औद्योगिक सभ्यता के रूप में, जिसे नवजागरण की सभ्यता में के रूप में, मनुष्य की आज़ादी की सभ्यता के रूप में देखा गया है, यह भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि के नारों के साथ निर्मित होते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए किसी प्रकार के ग्रंथ और विभूति को प्रमाण नहीं माना जा सकता है। मनुष्य की स्वतंत्र मेधा सब कुछ जान सकती, युक्ति के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। इस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों की विनिर्मित के आधार पर होता है। तो आने वाले दिनों में एक ऐसी जीवन प्रणाली है कि निर्मिति अवश्यंभावी दिख रही है। इस अवश्यंभावी हो रही दार्शनिक दृष्टि को कोई संबल प्राप्त हो सकता है तो भारत की विचार सरणी के द्वारा हो सकता है, भारत की दार्शनिक दृष्टि के द्वारा हो सकता है, जिसमें करुणा, अहिंसा, लोकोपकार, मनुष्य की अधिकतम स्वतंत्रता और उत्तरदायी मनुष्य की निर्मित के विचार बनते हैं। किंतु कठिनाई क्या है कि भारतीय दर्शनों के स्वरूप के अध्ययन अध्यापन का क्रम ही भारत से भी लुप्त हो गया है। हम आज जो दर्शन पढ़ा रहे हैं वो ऐतिहासिक महत्व का हो सकता है, हम जो दर्शन पढ़ा रहे हैं वो बौद्धिक विमर्श का दर्शन हो सकता है, बुद्धि को तेज करने का हथियार हो सकता है, लेकिन मनुष्य की निर्मित का हथियार नहीं हो रहा है। दर्शन का जीवन के साथ संबंध काट करके जो ब्रिटिशर्स ने भारत में दर्शन को सरदर्शन के खांचे में बांध करके पढ़ाने की परंपरा विकसित की थी, उसके स्थान पर आज का दिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य के रूप में एक सभ्यता की निर्मित का दार्शनिक है, एक जीवन दृष्टि की निर्मित का दार्शनिक है। इस संसार में भौतिक उपलब्धियों के लिए किए जा रहे यत्न की निस्सारता का प्रतिपादक और मूल्यात्मक जीवन की स्थापना के जीवन दर्शन की को बनाने वाले दार्शनिक का जन्मदिन है। इस दिन पर एक जो विशिष्ट परिस्थिति पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई, उस विशिष्ट परिस्थिति का विचार करते हुए हम कुछ सोच सकते हैं। इस दृष्टि से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने इन परिस्थितियों का विचार करते हुए भारतीय दर्शन को, भारत में दार्शनिक अध्ययन को संस्कृति के साथ जोड़ करके आज की आवश्यकता के अनुसार नेशनली इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक दार्शनिक अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से दर्शन और संस्कृति नाम के विभाग का प्रारंभ किया है। आज के दिन से ये विभाग इस पूरे विश्वविद्यालय के लिए विविध प्रकार के वैचारिक चिंतन के ऊर्जा केंद्र के रूप में तो काम करेगा ही, संस्कृति और दार्शनिक अध्ययन के बीच पिछले 100 वर्षों में जो खाई निर्मित हुई है भारत में,
जिसकी कोशिश कभी मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ की थी, जिसकी कोशिश कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कंपैरेटिव रिलीजन विभाग की स्थापना के साथ की थी, कल्चरल स्टडीज की स्थापना के साथ की थी, जिसकी कल्पना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय में संस्कृतियों के विशेष अध्ययन के विश्वविद्यालय के रूप में की थी, जिसकी कल्पना कभी स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के साथ की थी, गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना के साथ की थी। उन सभी का जब विचार करते हैं, जिसकी कल्पना 100 वर्ष पहले गांधी ने राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना के साथ की थी, उन सब का समवेत विचार करते हुए एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसे दार्शनिक अध्ययन, दार्शनिक विचारणा के केंद्र के रूप में यह विभाग विकसित हो, जो आने वाले दिनों में भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से पुष्ट, सांस्कृतिक दृष्टि से सुष्ठ और श्रेष्ठ तो बनाने में योगदान तो करे ही, अपितु इसके साथ विश्व को सभ्यता की विनिर्मित के लिए एक विशिष्ट जीवन प्रणाली, जो आने वाले दिनों में इस देश की, समाज की और पूरी दुनिया की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में कुछ विशेष कर सकेगा। इस विश्वास के साथ इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को इस नए उपक्रम की प्रारंभ के लिए धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए बात को पूरा करता हूं। वैदिक संस्कृति किसी काल की संस्कृति नहीं है, न तो काल में उसको बांधा जा सकता है, अपितु वैदिक संस्कृति एक जीवन दृष्टि है। वह ऋग्वेद से प्रारंभ होती हुई पुराणों के माध्यम से उपबृंहित होती है। वह काल के साथ सातत्य बनाती है। वह देश और काल के सातत्य की प्रणाली है। प्रदीप मिश्रा जी का यह प्रश्न था कि वर्तमान महाविनाशक अस्त्र शस्त्र के युग में हरी वैदिक संस्कृति की क्या प्रासंगिकता है। महाविनाशक अस्त्र शस्त्रों के युग का खात्मा हो गया। दुनिया में सर्वाधिक विनाशक अस्त्रों का जखीरा रखने वाला राष्ट्र एक अदृश्य बीमारी के लिए न तो पर्याप्त मात्रा में उपकरणों की व्यवस्था कर पा रहा है, न औषधि की व्यवस्था कर पा रहा है, न अपने लोगों के नियोजन और प्रबंधन की व्यवस्था कर पा रहा है। इसलिए महाविनाशक अस्त्रों की चर्चा करने की बात, प्रकृति के नाश के लिए महाविनाशक अस्त्र बने थे। प्रकृति के एक विक्षोभ ने, विराट रूप ने, रौद्र रूप ने इन महाविनाशक अस्त्रों के बौनेपन को दिखाया है। इसलिए यह कालखंड वस्तुतः फिर मनुष्य प्रकृति के सहज सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की निर्मिति का है। प्रकृति और मनुष्य के बीच का रिश्ता जितना सहज होगा, जितना सामंजस्यपूर्ण होगा, जितना शांतिमय होगा, मानव जाति का भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा, उतना ही सुखमय होगा, उतना ही आनंदमय होगा। और इस दृष्टि से निरंतरता की संस्कृति के रूप में वैदिक संस्कृति का विचार करना चाहिए। निरंतरता की संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का कोई कालखंड नहीं है। यह यूरोप जो टुकड़ों में बांट कर देखता है, जो काल और देश में बांट करके सभ्यताओं को समझने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है, उसकी कठिनाई रही है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा सभ्यताओं में संशोधन की परंपरा है। सभ्यताओं में सांस्कृतिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
जीवन के दार्शनिक मूल्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार संशोधन की परंपरा है और इसका कालखंड मुझे तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वस्तुतः वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति के समानांतर दुनिया में विविध प्रकार की जो प्रकृति के नज़दीक जीवन जीने की प्रणाली हैं, जिनको कुछ को नष्ट कर दिया गया, कुछ बची हुई हैं, उन सब के अनुरूप यथास्थान, यथा देश, यथा काल मनुष्य नई सभ्यता की निर्मित करे, इसकी संभावनाओं का कालखंड है। और कोई प्रश्न है क्या? क्यों, और कोई प्रश्न है क्या? बस एक आया है सर अभी एकदम जस्ट। देखिए, हमने जिस प्रकार की वही बात कर रहा हूं, जो सभ्यता निर्मित की है ना, यह दर्शन को सर्वत्र समाप्त कर देगी। सिर्फ इंटरमीडिएट में खत्म हुई है, यही चिंता करने की बात नहीं थी। दर्शन भारत की शिक्षा प्रणाली में अक्षरारंभ से पढ़ाई जाने वाली विद्या रही है, बल्कि मैं तो कहता हूं दर्शन भारत में जन्मघूटी के साथ पिलाए जाने वाला विद्या स्थान रहा है। यह लगातार संकुचित होता गया है, इसलिए कि हमने प्रयोजन परकता का संसार बनाया, सोद्देश्यता का संसार नहीं बनाया, हमने फंक्शनलिटी का संसार बनाया। देखिए, कृषि और पशुपालन का कोई विकल्प नहीं है। कृषि का तो दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। कृषि रहेगा तो पशुपालन रहेगा। कोई ऐसी सभ्यता की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जिसमें कृषि नहीं रहेगी। असली विषय है कि बड़े महानगरों के कालखंड का खात्मे का ये युग है और ग्राम्य संस्कृति की स्थापना का कालखंड है, स्वावलंबी ग्राम्य सभ्यता की स्थापना का कालखंड है। उस स्वावलंबी ग्राम्य सभ्यता के द्वारा विश्व में संवेदनशील मनुष्य की निर्मिति का कालखंड है। इसलिए इसकी प्रतिष्ठा तो होनी ही है। रमाकांत पांडे जी, आपको इसके लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये दिन तो आने ही वाला है। भोजन के बिना मनुष्य नहीं चल सकता है। ये कल्पना ही करना बेकार है, बेईमानी है कि कभी कृषि का खात्मा होगा। कृषि का खात्मा तो नहीं होगा। कृषि पर आश्रितता बढ़नी चाहिए। कृषि केवल मनुष्य की भूख मिटाने का साधन नहीं है, अपितु कृषि प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते की संस्कृति निर्मित करने का साधन है। ये रिश्ता टूटा है। कृषि धरती और मनुष्य के बीच माँ बेटे की रिश्ते को बनाने की संस्कृति है। हम सब इस धरती की संतानें हैं। इस संस्कृति को निर्मित करने का तरीका है और आने वाले दिनों में यह प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। राष्ट्र राज्य की राजनीतिक अवधारणा से परे धरती की संस्कृति पर आधारित, पर्यावरण पर आधारित, प्रकृति पर आधारित सभ्यता की निर्मित के रास्ते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब कोई ऐसे प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए शंकराचार्य के प्राकट्योत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।